सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। एहतजाज, इल्ज़ामात, खदशात और धमकियों के साए तले पार्लिमान का आज का इजलास भी इख्तिताम पजीर हो गया और बिल आखिर अहम बिल मंजूर हो गए। अच्छा, इन 2 बिल्स की मंजूरी ऐसी थी जैसे कि आग का दरिया था और तैर के जाना था। समझ तो गए होंगे आप नाजरीन। इन बिल्स को बुनियाद बनाकर ऑपोजिशन ने हुकूमत और हुकूमत ने ऑपोजिशन पर जितने मुंह में आए उतने इल्ज़ामात लगाए, बगैर सोचे बगैर समझे। आज भी तनकीद बराए तनकीद, इल्ज़ामात बराए इल्ज़ामात, वतन दुश्मनी, जमहूरियत दुश्मनी और एक दूसरे को नीचा दिखाने की दौड़ जारी रही और ये देखा जाता रहा कि कौन ज़्यादा तेज़ दौड़ता है, कि जीत का सेहरा किसके सर जाता है। अच्छा नाज़रीन, बाहैसियत एक एंकर पर्सन आप यकीन जानिए मेरी ये ख्वाहिश होती है, मेरी ये ख्वाहिश है कि उस मौजू पर बहस की जाए यहाँ पे जो आवाम के लिए मुफीद हो, जिससे आवाम को फ़ायदा हो सके। और उसके लिए मैं भी एक आम आदमी की तरह, बिल्कुल एक आम आदमी की तरह देखती हूँ अपने ऐवान में बैठे अफराद को, वो अफराद जो अवामी नुमाइंदे कहलाते हैं। ज़रा लफ्ज़ पे गौर कीजिएगा, अवामी और नुमाइंदा। अवामी नुमाइंदे का मतलब क्या समझ आता है? नाम से क्लियर है, अवामी नुमाइंदा। अच्छा, मैं बड़ी उम्मीद से कौमी असम्बली में होने वाला हर इजलास देखती हूँ, आप लोग भी देखते होंगे और इसीलिए देखते हैं ना हम सब वो इजलास कि शायद कोई ऐसी मस्बत खबर आए, शायद कोई ऐसा मस्बत पैगाम इस ऐवान से आए जिसको डिस्कस किया जा सके। यानी बतौर एंकर पर्सन हम लोग तो इसलिए देखते हैं कि हम प्रोग्राम में डिस्कस करें, नाजरीन को एक खुशखबरी सुनाएं कि एक मस्बत टॉपिक पर डिस्कशन हुई इस पार्लिमान में। अवामी नुमाइंदे जिनको आपने मुंतखब किया, जिन पर आपने एतमाद किया, आपने वोट दिया, यहाँ तक पहुँचाया, इन्होंने आपके लिए ये बात की, फ़लाँ बात की, फ़लाँ बात की। अच्छा, हम यही सोचते हैं जब भी कोई इजलास देखते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे उस मस्बत बात को, जो ऐसी कोई बात वहाँ पे की जाएगी और मैं भी फ़ख्र महसूस करूँ कि हमारे मुल्क के पार्लिमान में बात की गई अवाम के लिए, जमहूर के लिए। खुशी हो बताते हुए कि आज हमारे जमहूरी मुल्क के मुक़द्दस पार्लिमान में जो बैठे अवामी नुमाइंदे, उन्होंने अवाम को ये पैगाम दिया कि वो लोग अवाम के बेहतर मुस्तकबिल के फ़ैसले करने के लिए वहाँ पे बैठे हुए और कोई मकसद नहीं है उनका, ज़ाती तो मफाद कोई है ही नहीं। लेकिन अफसोस के साथ कहूँगी कि मेरी ख्वाहिश ये ख्वाहिश ही रही, कभी पूरी ना हो सकी, क्योंकि ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है, ऐसा बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल में देखने को मिलता है। मेरी बात से अग्री करेंगे या कह लें कि ऐसे लम्हात बहुत नायाब होते हैं कि जब कौम ये देखे कि पार्लिमान में मौजूद हुकूमत और अपोजिशन किसी भी एक टॉपिक पर एक पेज पर हों। आज भी एक इजलास हुआ, इजलास में तशरीफ़ लाए हुए मुक़द्दस और मोअज़्ज़ज़ अफराद में से एक शख्सियत जिनका नाम है जी मुशाहिदुल्लाह खान, वो भी मौजूद थे। तकरीर उन्होंने करनी थी किसी और मौजू पर, लेकिन हुकूमत पर तनकीद करना क्योंकि अपोजिशन का हक़ भी है और शायद फ़र्ज़ भी है, सबसे बड़ा फ़र्ज़, इसलिए उनकी तकरीर प्रो पाकिस्तान से ज़्यादा, मेरे अल्फाज पे ज़रा गौर कीजिएगा, इनकी तकरीर प्रो पाकिस्तान से ज़्यादा एंटी गवर्नमेंट थी, एंटी गवर्नमेंट थी, यानी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ थी। पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करनी, पाकिस्तान के अवाम के लिए बात नहीं करनी, मुफाद की बात नहीं करनी अवाम की, बल्कि हुकूमत को जितना रगड़ा लगा सको अपने अल्फाज से लगाओ। मकसद ही शायद ये है और ये हर अपोजिशन का रवैया रहा है, सिर्फ इनका नहीं। ये नून लीग और पीपल्स पार्टी नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ हो या कोई और जमात, वो तमाम सियासी जमातें जो अपोजिशन का हिस्सा बनती हैं, उनका रवैया यही होता है कि वो इस्लाही तनकीद, सिर्फ तनकीद करने पर यकीन रखती हैं, तनकीद बराए तनकीद। अच्छा, इसी रिवायत को बरकरार रखते हुए मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने भी हुकूमत पर तनकीद की और कुछ मुतालबात भी किए। वो मुतालबात क्या थे, ज़रा पहला क्लिप चलाइएगा रज़ा। ज़फ़र मिर्ज़ा की बात हो रही है 2 दिन से और एक वो खातून भी हैं, उनकी भी बात हो रही है। वो कह रहे हैं जी ये इन दोनों ने करप्शन की है इसलिए निकाला है। भाई करप्शन की है तो उनका नाम इसी एल में क्यों नहीं डालते? पहले भी नहीं डाला था आपने इसी जहांगीर तरीन का नाम, उसको भी भेज दिया था, इसको भी भेज देंगे। ठीक है, वो मतलब कि उनकी शरीयत कहीं और की है, लेकिन शरीयत का ये मतलब नहीं है कि आप किसी मुल्क में जाके क्राइम करें और आपको कोई पूछने वाला ना हो। आप उन्हें पूछें, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा चलाएं,
उनको मत जाने दें, उन्होंने करप्शन की है और ये करप्शन मैं नहीं कह रहा। उस वक्त की एडवाइज़र जो थी इंफॉर्मेशन की, फिरदौस आशिका खान, उसने इनका नाम लेके कहा कि इसने करप्शन की है। भाई करप्शन की है तो उसके खिलाफ कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, एक्शन। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, अब ज़रा गौर से सुनिएगा मेरी बातें। शायद आप भूल गए हैं कि आप जिस मुल्क में रहते हैं उसका नाम है पाकिस्तान। वही पाकिस्तान जिस पर आपकी जमात ने कितनी बार हुकूमत की? 3 बार। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार। आपका मुतालबा मेरी नज़र में बहुत बेहतरीन है, ज़बरदस्त भी है। आप कहते हैं कि जिन्होंने करप्शन की है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, भले उनकी शहरियत किसी और मुल्क की हो। लेकिन मुशाहिद साहब, आप शायद ये भूल गए हैं कि ये वही पाकिस्तान है जहां करप्शन साबित हो जाने पर 3 बार मुल्क का वज़ीर आज़म रहने वाला शख्स, जिसका नाम मियाँ नवाज शरीफ साहब है, आई होप कि आप उनको भूले नहीं होंगे। पहचान लिया ना मियाँ नवाज शरीफ साहब? इस मुल्क में 3 बार वो वज़ीर आज़म रहे हैं, वो पाकिस्तानी हैं, ग्रीन पासपोर्ट होल्डर हैं। इसके बावजूद उनको लंदन जाने से कोई रोक नहीं सका। मुशाहिद साहब, वो आप ही लोग थे ना जिन्होंने एक साबित शुदा मुजरिम को मुल्क से फरार करवाने के लिए ज़मीन और आसमान एक कर दिए थे। आप भूल गए हैं कि ये वही पाकिस्तान है जहां आपके ताहयात कायद ही नहीं बल्कि आप ही की हुकूमत के एक वज़ीर ख़जाना भी होते थे। वो भी बीमारी का ऐसा बहाना बनाकर पाकिस्तान से तशरीफ़ लेकर गए कि दोबारा पाकिस्तान वापस आने का नाम ही नहीं लिया उन्होंने। उनके खिलाफ तहकीकात होनी है, लेकिन वो पाकिस्तान से बाहर घूम रहे हैं। उनका नाम है, ये तस्वीर भी देख रहे हैं आप, इसहाक डार साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जो वैसे तो बहुत तंदुरुस्त हैं। एक अरसे तक किसी पाकिस्तान में वज़ीर ख़जाना भी रहे हैं, लेकिन आज पाकिस्तान के नाम से ऐसे भागते हैं, अफसोस के साथ कहूँगी, जैसे कोई शख्स कोरोना के मरीज़ से दूर भागता है। क्या इनको कोई आज तक वापस ला सका? मुशाहिद साहब, मेरा आपसे सवाल है, या इखलाकी तौर पर ही सही कि वो खुद वापस आ जाएं? किसी को भी नहीं ना अच्छा लगता है कि उसको कोई इश्तिहारी कहे या फरारी कहे। करोड़ों की जायदाद पाकिस्तान में और करोड़ों की जायदाद पाकिस्तान से बाहर भी, पाकिस्तान में एक आला तरीन ओहदे पर फाइज रहने के बाद, कौमी ख़जाने के चौकीदार बने रहने के बाद, जब कौमी ख़जाना खाली हो गया, जब मुल्क दिवालिया होने के करीब पहुंच गया, जब अपनी हुकूमत चली गई, तो मुल्क ही छोड़ गए और ऐसा गए मुल्क को कि वापसी नवाज शरीफ की हुकूमत से मशरूत कर दी। ऐसा ही है, वापसी नवाज शरीफ की हुकूमत से मशरूत कर दी। सिर्फ यही नहीं मुशाहिद साहब, मैं आपको ज़रा ये भी याद करवा दूँ, ये वही पाकिस्तान है जिसके साबिक वज़ीर आज़म के 2 बच्चे भी फरारी और इश्तिहारी। उनके अब्बा जी इस मुल्क के 3 बार वज़ीर आज़म रहे, मैं आपको ज़रा दोबारा याद करवा दूँ। लेकिन वो बच्चे पाकिस्तान आकर खुद पर लगे इल्ज़ामात की तहकीकात कराने को तैयार नहीं है। और जवाज़ क्या देते हैं, ज़रा ये भी सुन लें नाज़रीन। जवाज़ ये देते हैं कि वो तो लंदन के शहरी हैं, उन पर पाकिस्तान का कानून लागू कैसे हो सकता है? पाकिस्तान का कानून तो उन पर लागू ही नहीं होता। पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान का कानून आज भी उनकी राह तक रहा है कि कब वो पाकिस्तान आए और ख़ुद पर लगे इल्ज़ामात का दिफा करें। लेकिन वो 2 मासूम से बच्चे, 2 अदद मासूम बच्चे जो बचपन में एक करोड़पति बन गए, वो बच्चे जो कि तिलसिमाती बच्चे जिनके शनाख्ती कार्ड बनने से पहले ही ATM कार्ड्स बन गए थे, वो मौजज़ाती बच्चे कह दूँ तो मेरे ख्याल से ठीक होगा, मौजज़ाती बच्चे जिन्होंने बचपन में ही लंदन के महंगे तरीन फ्लैट्स ख़रीद लिए, या मेरे ख्याल से आइडियल बच्चे कह देना ज़्यादा बेहतर होगा, वो आइडियल बच्चे जो इतने अमीर कबीर थे, बाप मुल्क का वज़ीर आज़म है और बच्चों ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को अपनी कंपनी में मुलाजमत दे डाली। अब ऐसे बच्चों के लिए मैं और किस लफ्ज़ का इंतखाब करूँ? चले नाज़रीन, अब आप इंतखाब कीजिए अपनी मर्ज़ी से किसी लफ्ज़ का। वो 45 और 50 साल के अनोखे बच्चे कि वो वालिद जो पहले उनकी किफ़ालत करते रहे, बाद में उनके पास मुलाजमत करने पे मजबूर हो गए, उनको देखने भी पाकिस्तान ना आए। इनके वालिद मोहतरम ज़िंदगी और मौत के कश्मकश में थे, लेकिन वो 2 मासूम लाडले बच्चे, जिनकी तस्वीर आप ये देख रहे हैं, ये 2 मासूम लाडले बच्चे इसके बावजूद पाकिस्तान ना आए कि बीमार बाप का हाल पूछने के लिए पाकिस्तान आ जाऊँ, और ना इनको कोई ला सका। ये वही पाकिस्तान है मुशाहिद साहब जिसके एक सूबे के वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब होते थे और उनके बेटे सलमान शहबाज साहब, वो भी क्या कहूँ, जिस तरह ये कहते हैं नवाज शरीफ साहब के बेटे, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, इनके कज़न है ना
सलमान शहबाज साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इश्तिहारी हैं, उनको भी पाकिस्तान की अदालतें बुला रही हैं, लेकिन वो भी आने का नाम नहीं लेते। शहबाज शरीफ साहब के दामाद अली इमरान साहब, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इश्तिहारी, फरारी, मुल्क से फ़रार हैं, करप्शन के इल्ज़ामात हैं, तहकीकात होनी है, उनको भी इदारे बुला रहे हैं, बुलाए जा रहे हैं, लेकिन वो भी पाकिस्तान आना नहीं चाहते। पाकिस्तान का खाना सबको है, लेकिन पाकिस्तान आना किसी को नहीं। मुशाहिदुल्लाह साहब, किस मुंह से मुझे ज़रा बता दें आप ये मुतालबा कर रहे हैं कि डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा और तानिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए? चले कोई भी ये मुतालबा करे, आप लोगों के मुंह से तो नहीं ना अच्छा लगता, जचता ही नहीं है। पहले अपनी चीज़ें तो क्लियर करें। आपके ताहयात कायद का ख़ानदान फरारी है, उनका ख़ानदान इश्तिहारी है, और मैं अपने अल्फाज दोहराऊंगी, किसी को भी शायद नहीं पसंद होगा कि उसको कोई इश्तिहारी या फरारी कहे, लेकिन शायद इनको पसंद है, तभी तो चीज़ों को फेस नहीं करते, तभी तो आते नहीं हैं। अब इनके खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए, और रुकी इस वजह से कि तमाम लोग, ये तहकीकात इसलिए रुकी कि तमाम लोग मुल्क में हैं ही नहीं, दूर बैठे हुए हैं। और आप जिस जहांगीर तरीन का बार बार हवाला दे रहे हैं कि उनको मुल्क से फ़रार करवा दिया गया, तो जहांगीर तरीन से मुतालिक अब तक कोई एक ऐसा फ़ैसला नहीं आया जिसमें उनको करप्ट डिक्लेयर किया गया हो। वो इस वक्त मुलजिम भी नहीं है, इस वक्त अगर हम बात करें ना, मुलजिम भी नहीं है। चलें एक काम करें, एक डील कर लेते हैं। मुस्लिम लीग नून मेरे ख्याल से वैसे भी डील पर बहुत भरोसा रखती है, और नवाज शरीफ साहब तो डील करने के माहिर हैं। इमरान खान साहब से एक डील कर लें। डील का मतलब समझते हैं ना, इमरान खान साहब से आप लोग एक डील कर लें, और मुझे पूरा यकीन है कि ये वो वाहिद डील होगी, वाहिद डील जिससे इमरान खान साहब इनकार नहीं करेंगे। अब गौर से सुनिएगा, बड़ी गहरी बात करने जा रही हूँ मैं। एक ऐसी डील आप लोग कर लें इमरान खान साहब से जिससे इमरान खान साहब मेरा नहीं ख्याल के इनकार करेंगे। आप कहते हैं कि जहांगीर तरीन को मुल्क से फ़रार कराया गया और उनको वापस लाना चाहिए, तो ठीक है, डील ये कर लें कि जिस जहाज़ में जहांगीर तरीन साहब पाकिस्तान वापस आए, जो कि उनको आना चाहिए, उसी जहाज़ में जहांगीर तरीन जिस जहाज़ में वापस आए पाकिस्तान, उसी जहाज़ में हसन नवाज़, हुसैन नवाज़, सलमान शहबाज, अली इमरान और नासिर भट्ट साहब भी पाकिस्तान वापस आए। कैसा मशवरा है ये डील मेरे ख्याल से बेहतर है। आप इमरान खान साहब से डील कीजिए, ये तमाम मुल्क से बाहर अफराद एक ही जहाज़ में एक ही साथ एक दूसरे को कंपनी देते हुए एक ही कानून के तहत, एक ही मकसद के तहत वापस आएँ। सफ़र भी बड़ा अच्छा गुजरेगा इनका वापसी का, और अपने खिलाफ जो जारी तहकीकात हैं उनको वेलकम करें, आके शफाफ होकर निकलें, तो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, कोई मसला नहीं है। कोई मजाक का तमस्खुर का निशाना नहीं बनाएगा, उनको इश्तिहारी ओए फरारी ऐसी आवाज़ें नहीं लगाएगा, और इनको भी इज्जत महसूस होगी जहाँ भी होंगी। अब ये मैं डील सजेस्ट कर रही हूँ ना मुशाहिदुल्लाह साहब, आपको भी और पूरी मुस्लिम लीग नून को जवाब का इंतज़ार रहेगा। अगला क्लिप चलाइएगा रज़ा। हम हर चीज़ का हिसाब लेंगे, हम मालम जब्बा का हिसाब लेंगे, हम बिलियन ट्री का हिसाब लेंगे, हम कराची की बारिश में जो कुछ इस मौजूदा हुकूमत में किया है, कोई है इनसे पूछने वाला? ठीक है जी, आप पीपल पार्टी की हुकूमत के ख़िलाफ़ तो पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, करते रहें, सही या गलत वो तो बात की बात है, लेकिन मुझे ये बात बताएं कि आपके एक फेडरल मिनिस्टर ने करोड़ रुपए इकट्ठे किए थे कि मैं नाले साफ कराऊंगा, वो मुझे बताते हैं कितने नाले उसने साफ किए, और वो पैसे कहाँ गए? वो पैसे उसका हिसाब दे। अच्छा मुशाहिद साहब बातें ऐसी कर रहे हैं कि उनके लिए मेरे पास बहुत सारी तजावीज़ें आज के प्रोग्राम में। चलें इस पर भी एक डील कर लें। डील ये कि आप जो डील हुकूमत से करें, और ये डील का मशवरा मैं नून लीग के कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब के माजी को देखते हुए दे रही हूँ, क्योंकि वो जब भी मुल्क से बाहर गए सबको पता है डील के नतीजे में गए, इसलिए मैं उनको डील का ही मशवरा दूंगी। एक डील करें, वो डील ये, पीपल्स पार्टी के दौर में जितना कर्जा लिया गया, कहाँ लगा, कैसे लगा, कितना लगा, अब ज़रा गौर से सुनते जाइएगा। जितना कर्जा लिया गया, कहाँ लगा, कैसे लगा, कितना लगा। नून लीग ने जितना कर्जा अपने दौर में लिया, कहाँ लगा, कैसे लगा, कितना लगा, और तहरीक इंसाफ ने भी जितना कर्जा अपने दौर में लिया वो कहाँ, कैसे, कितना लगा। तमाम सियासी जमातें अपने अपने दौरे हुकूमत में लिए गए कर्ज़ों का हिसाब एक ही बार दे डालें, ये एहतसाब की कहानी ख़त्म हो जाए, आप लोगों की टेंशन ही ख़त्म। आप लोग जो नैब को बंद कराने के लिए तहरीक चलाने पर आ गए हैं, आप लोग अपने अदवार में जो लिए गए कर्ज़े हैं उनका हिसाब दे दें,
ये नैब यकीन जानिए खुद ही बंद हो जाएगा, इसका काम खुद ही ख़त्म हो जाएगा। आपको किसी एहतजाज की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी कि आप हुकूमत के पास जाएं और आप हुकूमत के पास जाके मुज़ाकरात करें या फिर एक दूसरे पर तनकीद करें। आप तहरीक इंसाफ के हर मंसूबे का हिसाब लें और हर लिए जाने वाले कर्ज़ का हिसाब लें और अपने तीनों अदवार में लिए गए कर्ज़ों और मंसूबों का जवाब दें। आप जवाब दें कि कैसे आपके रफ़ीकों की जायदादों में इतना गुना इजाफा हो गया। आप जो अब देखिए, अगर हम बात करें कि आप जवाब क्यों नहीं देते, तो वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि आप लोग जवाब क्यों नहीं देते। आप जवाब दें ना कि कैसे नवाज शरीफ साहब के जो बेटे हैं, बबलू कह लूँ, पप्पू कह लूँ, नवाज शरीफ की दी गई जो पॉकेट मनी है उससे लंदन के महंगे तरीन फ्लैट्स खरीदने में कामयाब हो गए। जो आप जवाब नहीं देते ना, यकीन जानिए खुद एक बहुत बड़ा सवाल है। आप लोगों पे सवालिया निशान है कि आप लोग जवाब नहीं दे पाते। आप जवाब दें कि कैसे मरियम नवाज, जिनकी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं थी, उनके असासे निकल आए अचानक। आप ये भी जवाब दें कि कैसे अपने दौर का बुलंद तरीन कर्जा लेने के बावजूद सरकारी इदारे तबाही के दहाने पर पहुंच गए। कैसे मुशर्रफ के दौर में मुनाफा कमाने वाली स्टील मिल पीपल्स पार्टी के दौर में तबाह होना शुरू हो गई और आपके दौर में तो मुर्दा ही हो गई। कैसे मुल्क की सरकारी इमारत और सड़क आप लोगों ने गिरवी रखवा दी। और दूसरी बात आपने की कराची के बारे में, बेशक अली जैदी साहब ने जो दावे किए हैं कि कराची का कचरा जो है वो उठाएं और कराची को साफ़ करेंगे, क्योंकि वो कराची को साफ़ ना कर सके क्योंकि तहरीक इंसाफ कराची से वोट लेने वालों को मुतमईन करने में नाकाम रही। क्यों वो दावे किए गए जिनको अमली जामा पहनाने में नाकामी का सामना करना पड़ा। बिल्कुल इन तमाम सवालों का जवाब लें तहरीक इंसाफ से, लेना भी चाहिए, लेकिन मयार तो कम अज़ कम आप एक रख लें। जो जमात मुल्क की तारीख में पहली बार हुकूमत में आई और जिसकी हुकूमत को 2 साल का अरसा गुजरा, उसके एक विफाकी वज़ीर से आप हिसाब मांग रहे हैं। अब ज़रा सोचें, और मुतालिबा आप ये कर रहे हैं कि हिसाब दो। देना भी चाहिए, ज़रूर देना चाहिए, लेकिन जिस जमात को सिंध पर हुकूमत करते हुए दर्जन साल हो गए, 12 साल हो गए, उसके लिए आप फरमा रहे हैं कि कराची की सूरत हाल पर पीपल्स पार्टी पर की जाने वाली तहरीक इंसाफ की जो तनकीद है सिर्फ़ और सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। अब मुझे बताएं कौन सा मयार है। जिस जमात को 2 साल हुए हैं हुकूमत में आए हुए, उसके एक विफाकी वज़ीर से आप मांग रहे हैं खुलकर हिसाब, जो कि मांगना चाहिए, मैं दोबारा अपने अल्फाज दोहराऊंगी। लेकिन वो सियासी जमात जो 12 साल से सिंध पर बग़ैर किसी की शराकत के हुकूमत कर रही है, उस पर जो की जाने वाली तनकीद है उसको आप लोग सियासी पॉइंट स्कोरिंग कह रहे हैं। ज़रा एक बार फिर देख लें। ठीक है जी, आप पीपल पार्टी की हुकूमत के खिलाफ तो पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, करते रहें, सही या गलत वो तो बात की बात है। ठीक है जी, आप पीपल पार्टी की हुकूमत के खिलाफ तो पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, करते रहें, सही या गलत वो तो बात की बात है। 12 साल सिंध पर आधा कराची डूब गया, लाड़काना एड्स ज़दा हो गया, कुत्ता काट ले तो वैक्सीन मिले, अंदरूने सिंध गटर उबल रहे हैं, सरकारी अस्पतालों की हालत काबिल तरस हो गई है, काबिल रहम है, बेरोज़गारी, गुर्बत, जहालत की शरह में इजाफा हुआ, सिंध के सरकारी स्कूलों में जानवर बंधे हैं, डॉक्टर्स बीमारियां बांट रहे हैं, मर जाएं तो लाश ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं है, कराची में चंद इंच बारिश हो जाए तो लोगों के घर डूब जाते हैं, सड़कों पर बिजली दौड़ती हुई दिखाई देती है, बदतरीन लोड शेडिंग के साथ पानी की किल्लत भी बढ़ रही है, कोई काम बगैर रिश्वत नहीं होता, सरकारी नौकरी मेरिट पर नहीं मिलती, सिफारिश पर मिलती है, कराची का पढ़ा लिखा नौजवान जूतियाँ घिस रहा है, और आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी पर होने वाली तनकीद सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। क्या कहूँ मैं आपसे, आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी पर होने वाली तनकीद सही है या गलत, बाद में देखेंगे, बाद में पता चल जाएगा। सर ये आपका मयार है, ये है आपका इंसाफ, ये है आपकी जमहूरियत। ये तो जो आप जमहूरियत कहते रहते हैं, ये है जमहूरियत। अफसोस के अलावा यकीन जानिए कुछ नहीं किया जा सकता इस पर। मुशाहिद साहब का एक और क्लिप होगा, टीम ज़रा वो भी चलाइएगा। कश्मीर में बड़ी अच्छी तकरीर की, तो की होगी तकरीर, तकरीरों से क्या होता है, प्रैक्टिकली क्या हो रहा है कश्मीर में, लोगों का खून बह रहा है, आपको कोई उसकी फिक्र है? नहीं है फिक्र। 1 साल हो गया, 5 अगस्त को 1 साल हो जाएगा, लॉकडाउन हुआ है, आपको इसी बात में बड़ा फख्र है कि ट्रम्प से बात हो गई। ये सारे मिले हुए हैं जनाबे चेयरमैन। बहुत माजरत के साथ कहूँगी, बहुत ही माजरत के साथ, कश्मीर का नाम लेकर जब भी आप लोग हुकूमत पर तनकीद करते हैं मुझे बहुत शर्म आती है,
बहुत अफसोस भी होता है और यकीनी तौर पे हर पाकिस्तानी के ये तासुरात होंगे। सबको शर्म भी आती होगी, अफसोस भी होता होगा। कौमी मामले पर मैं कोई बहस नहीं करना चाहती, इस पर तो एक कौम की तरह हुकूमत और अपोजिशन को मेरे ख्याल से बिहेव करना चाहिए। लेकिन जब सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए कश्मीर का नाम इस्तेमाल किया जाता है, इसी को कहते हैं ना नाम इस्तेमाल करना, इसी को कहते हैं, ये अमली मुजाहरा कर रहे हैं, तो यकीन जानिए बतौर पाकिस्तानी दिल दुखता है। आप मुझे बताएं कि 3 बार आप लोग इक़्तिदार में आए, क्या किया आप लोगों ने कश्मीर के लिए? आप में से कोई बताएगा तीनों अदवार में क्या क्या किया कश्मीर के लिए, मकबूजा कश्मीर के लिए आप लोगों ने क्या किया? एक मौलाना, बस वो मौलाना दोनों सियासी जमातों को जोड़ने में एक सतून का किरदार अदा करते रहे। वो मौलाना साहब इख्तिलाफात को मुफाहमत के ज़रिए हल करवाने की कोशिश करते रहे। वो मौलाना साहब वफाकी वज़ीर के बराबर मुराद लेते रहे, तनख्वाहें इंजॉय करते रहे और सिवाय मकबूजा कश्मीर के कुछ करने के वो काबिल ही नहीं थे। सिर्फ इंजॉय करते रहे, सब कुछ करते रहे, सिर्फ मकबूजा कश्मीर के लिए कुछ ना किया मौलाना साहब ने। और जो सब कुछ करते रहे, इंजॉय करते रहे, वो मकबूजा कश्मीर के नाम पर करते रहे। इससे ज़्यादा दुख की क्या बात हो नाज़रीन। आप लोगों की मकबूजा कश्मीर से संजीदगी का आलम ये है, मौलाना फजलुर रहमान, मेरे ख्याल से ये काफ़ी है, ये नाम ही काफ़ी है। ये संजीदगी का आलम है मौलाना फजलुर रहमान। बस 3 बार आप लोग हुकूमत में आए, कोई 3 बड़े इकदाम, कोई 3 बड़े काम, कोई 3 बड़े फैसले आप लोग बता दें जो आपने मकबूजा कश्मीर के लिए किए हों। एक मुशर्रफ साहब जो कारगिल के ज़रिए मकबूजा कश्मीर का मामला हल कराने के करीब पहुंच गए थे, आपके ताहयात कायद ने उस कारगिल जंग को भी सियासी शिकस्त में तब्दील करा दिया। या फिर वो इन्हीं मौलाना फजलुर रहमान साहब के एहतजाज में मियाँ नवाज शरीफ साहब के दामाद, आपको याद होगा, जो गली गली आवाज़ें लगा रहे थे बाकायदा कि कश्मीर आज़ाद करा लो, मुझसे कश्मीर आज़ाद करा लो, मौलाना के धरने में शामिल हो, कश्मीर आज़ाद। इसके अलावा क्या किया? वो बातें कीजिए जिनको सुनकर सुकून ना मिले तो एटलीस्ट तकलीफ भी ना हो, बतौर पाकिस्तानी हमारे दिल भी ना दुखाएं। ये पार्लियामान इसलिए नहीं है कि इसमें आप लोग सियासी बयानबाजी करें, जो दिल में आए बोलते चले जाएं, अपने दिल का गमो गुस्सा निकालते चले जाएं और फिर आराम से घर तशरीफ ले जाएं, एसी वाली गाड़ी में बैठ कर आएँ, वहाँ पे अपने दिल की भड़ास निकालें, जो बुरा लगता है उसको 1000 बातें सुनाएं बगैर सोचे बगैर समझे, फिर एसी वाली गाड़ी में बैठें और चले जाएं। इसलिए जाते हैं आप लोग वहाँ पर। ये पार्लियामान इसलिए नहीं है कि आप यहाँ आकर एक दूसरे पर कीचड़ उछालें और फिर जाते बने चलते चले जाएं यहाँ से। आपको अगर वाकई अवाम का इतना दर्द है तो एक एक सेकंड आपके लिए इस पार्लियामान में बहुत कीमती होना चाहिए। अगर आप लोगों को वाकई एहसास है अवाम के मसाइल का, तो इस पार्लियामान में आकर अपनी ज़ात को फरामोश कर दिया करें। अमली तौर पर बताएं कि वाकई आप तमाम अफराद जो इस पार्लियामान में मौजूद होते हैं, वो जब भी पार्लियामान में दाखिल होते हैं अपनी ज़ात को, अपनी अना को, अपनी नफ़रतों को, अपनी ज़ाती इख्तिलाफ़ात को बाहर रख कर दाखिल होते हैं, सिर्फ अवाम के लिए दाखिल होते हैं। जब आपके अमल से ऐसा ज़ाहिर होने लगेगा ना, तो यकीन कीजिए, मैं बड़े यकीन से कहती हूँ, मुल्क के आधे मसाइल बग़ैर कुछ किए हल हो जाएंगे। मुल्क के आधे मसाइल आप लोगों के इन रवैयों की वजह से, अपना रवैया चेंज करें, आधे मसाइल तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे, मसले हल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग इस पार्लियामान में इसी तरह कौमी मामलात पर सियासी बयानबाजी करते रहे, एक दूसरे पर इसी तरह इल्ज़ामात की बुछाड़ करते रहे, वतन दुश्मन कौन है, या फिर हुबुल वतनी के सर्टिफिकेट बांटते रहे कि वतन दुश्मनी हुबुल वतनी के सर्टिफिकेट ये मिल रहे हैं, ले लें, तो फिर इस जमहूरियत से, इस जमहूरी तसलसल से, इस निज़ाम से अवाम को कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि कुछ वक्त के बाद यही अवाम सड़कों पर आ जाएगी और आप सबसे कह देगी कि बस ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। कराची रोशनियों का वो शहर जो अब अंधेरों की नगरी में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। कराची की हालत जानने के लिए ज़्यादा तहकीक की ज़रूरत नहीं है, यकीन जानिए। कराची का निज़ाम देखने के लिए ज़्यादा जांच पड़ताल करने की भी ज़रूरत नहीं पेश आएगी आपको। सिर्फ बारिश का इंतज़ार कीजिए और चंद इंच की बारिश ही कराची का अहवाल बताने के लिए काफ़ी होगी। और 2 दिन की बारिश के बाद कराची में पैदा होने वाली सूरत हाल इस बात का सबूत है कि कराची पर हुकूमत करने वालों की तरजीहात आखिर क्या थी। सिंध पर 12 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और MQM की अगर मैं बात करूं तो MQM भी तवील अरसे तक कराची का ठेका अपने पास रख चुकी है, बाकायदा ठेका, और आज भी वो कराची पर ही सियासत करती है। तहरीक इंसाफ को हुकूमत करते हुए 2 साल का अरसा गुजर गया, जमहूरियत के 3 अदवार, लेकिन कराची बादस्तूर बदहाल
और इसी बदहाली का जिम्मेदार कौन है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि पीपल्स पार्टी एमकेएम को जिम्मेदार ठहराती है। एमकेएम पीपल्स पार्टी को, एमकेएम से वैसे भी मुझे दिली हमदर्दी इसलिए भी है कि क्योंकि एमकेएम के पास दुनिया का वो लाचार कह लें या बेबस मफलूज बेचारा मेयर है जिसकी नौकरी शायद ये है कि वो टीवी पर आकर बताए कि उसके पास तो इख्तियारात ही नहीं है, मेरे पास तो इख्तियारात है ही नहीं। ये कहते रहते हैं वो, आपने भी ये कहते सुना होगा। कराची के मेयर को शायद तनख्वाह ही इख्तियारात ना होने का रोना रोने की मिलती। तहरीक इंसाफ को हुकूमत करते हुए ज़्यादा अरसा तो नहीं हुआ, लेकिन एमकेएम तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमात है और ये तीनों जमातें मिलकर भी कराची को ना बिजली दे सकें, ना पानी और ना ही कराची के अवाम को तहफ़्फ़ुज़। अब इस सूरत हाल को तब्दील कैसे किया जाए, क्योंकि इस सिचुएशन को हल होना ज़रूरी है। इस पर बात करने के लिए जिन मेहमानों को मैंने दावत दी है मेरे साथ मौजूद है से रुबीना कायम खानी साहिबा। रुबीना साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन करेंगे फिरदौस शमीम नकवी साहब अब से कुछ देर के बाद, और जैसे वो आते हैं उनसे भी सवाल पूछती हूँ। फिर रुबीना मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी। पहला, रुबीना आपने देखा कि थोड़ी सी बारिश होती है और कराची का सत्यानाश हो जाता है। अब 12 सालों से रुबीना आप लोगों की हुकूमत है, तो लोग आपसे सवाल पूछेंगे कराची को ना बिजली मिल सकी ना पानी, और बारिश में कराची पूरी तरह लावारिस हो जाता है। लिटरली लावारिस का लफ्ज़ यूज़ करना चाहिए हम इस तरह की सिचुएशन देखने के बाद। अब क्या इसको ठीक करने के लिए रुबीना बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं क्या मज़ीद 12 साल लगेंगे? फ़िज़ा, मैं ये कहूँगी कि बेशक क्योंकि जो इस साल जो बारिशें हुई हैं वो बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ जो है वो बारिशें हुई हैं, लेकिन अगर आप देखें कहीं पे भी कराची को आई डोंट नो, बल्कि मैं ये कहूँगी कि कराची में दूसरे शहरों से बहुत बेहतर हालात हैं और वो हालात हमें देखने में नहीं आए जो दूसरे शहरों के हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पिक्चर्स हमें सोशल मीडिया पे नज़र आ रही हैं, कोई बॉम्बे की नज़र आ रही है कि जहाँ पे कहा जा रहा है कि सिंध हुकूमत ने जो है आपको चाय पे बुलाया है सारे शहर को, कहीं पे जो है वो पेशावर या लाहौर की कोई पिक्चर लगा के जिसमें ठेला डूब रहा है और वो सारी गाड़ियाँ डूब रही हैं, लेकिन वो कराची के नाम से जो है वो तस्वीरें जो है वो टैग की जा रही हैं और सोशल मीडिया पे दिखाई जा रही हैं। ये ठीक है, क्योंकि पीटीआई के लोग हैं, उनका एक हमेशा वतीरा रहा है कि उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कभी मानी नहीं है, ज़िम्मेदारी मानी नहीं है। बेशक हमें तनकीद का निशाना बनाए, लेकिन मैं ये कहूँगी कि कराची में जो पिक्चर दिखाई जा रही है वो पिक्चर बिल्कुल अगेंस्ट है और बहुत बेहतर हालात हैं बिल्कुल हर जगह पे। बल्कि अभी पिछले दिनों तो मैं एक तस्वीर और भी देख रही थी जो जद्दा की थी और जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई, लेकिन उसमें अरबी में लिखा हुआ था उसके बिलबोर्ड्स पे, तो वो साफ पता चल रहा था कि ये कौन से शहर की या कौन से मुल्क की जो है वो पिक्चर है। तो ये कहीं पे भी जब बारिशें होती हैं तो इस तरह का वक्ती तौर पर जो है एक सिचुएशन होती है, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि हमारे सारे वज़ीर, हमारे जो ख़ास तौर पर जो नासिर हुसैन शाह हैं या और जो हमारी टीम है वो सड़कों पे नज़र आती है, लोगों को जो है वो फैसिलिटेट करने की कोशिश करती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें जो कराची के 14 MNA और 26 MPA और मेयर कराची, और आप देख लें जब फ़ंड लेने की बात आती है तो वो आए दिन जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे होते हैं, लेकिन जब फ़ंड दे दिए जाते हैं और जब काम करने की का टाइम आता है तो ये सारे के सारे अपने घरों में बैठ के सिर्फ़ और सिर्फ मीडिया टॉक शोज़ कर रहे होते हैं और उल्टी सीधी तस्वीरें। वो एक तो इनकी रिसर्च भी अच्छी नहीं है, जो कोई वाकई जो रियल पिक्चर हो वो दिखाएं, फेक पिक्चर्स लगा के जो है वो सोशल मीडिया पे लोगों को वरगला रहे होते हैं और एक नई अच्छा रुबीना, मैं आपकी पूरी बात सुनना चाह रही थी, मैं आपकी बात को इंटरप्ट नहीं करना चाह रही थी। मुझे बता दें जब फेक पिक्चर्स की बात करी, मैं किसी हद तक आपकी बात से अग्री करती हूँ रुबीना कि सोशल मीडिया की वजह से जब से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का दौर आया है तो बहुत सी चीज़ें फेक आ जाती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि कोई चीज़ कहीं और की तस्वीर होगी कहीं और के साथ लगा दी जाएगी, बल्कि लोगों की तस्वीरों को आपको पता है कि क्या किसी की बॉडी पे किसी का फेस लगा दिया जाता है, तो बहुत गैर इखलाकी हरकत है। लेकिन कराची के जो हालात हैं, बारिश के हालात हैं, हम लोग तो ये दूसरी फेक तस्वीरें नहीं ना चला रहे। ये जो अगर आपके सामने टीवी पड़ा हो या वैसे भी आप देख रही होंगी कराची की बारिश पे खबरें सुन रही होंगी, प्रोग्राम्स देख रही होंगी, अब ये जो हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर ये गाड़ियाँ आधी डूबी हुई हैं, बड़ी वाली गाड़ियाँ डूबी हुई हैं, छोटी वाली गाड़ियाँ तो पूरी डूब गई, घरों में पानी आ गया, बेटियों के जहेज का सामान कहते हैं खराब हो गया, लोगों के ड्राइंग रूम्स में पानी आ गया। तो रुबीना ये तो फिर फेक नहीं है ना, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे पीपल्स पार्टी वाले?
बिल्कुल मैंने जिस तरह से फिज़ा कहा आपको कि शुरू में कि बिल्कुल इस तरह की सिचुएशन जब बारिश होती है तो वक्ती तौर पर इस तरह की सिचुएशन हो जाती है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से आप देखें कि नालों की सफाइयाँ हो रही हैं और वो कोशिश की जा रही है कि जो है वो पानी निकाला जाए, मशीनें जो हैं वो चल रही होती हैं। अब बहुत सारी जगहों पे मैंने खुद मिनिस्टर साहब को देखा है कराची की सड़कों पे, कराची के इलाकों में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देखें कि पीटीआई का या एमक्यूएम का कोई भी जो अक्सर कहते हैं कि इस दफ़ा तो मैंडेट उनको मिला ना, अवामी जो कराची के हैं उनको कम से कम नज़र तो आना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ और सिर्फ टीवी टॉक शोज़ की हद तक नज़र आते हैं और उनका कोई भी एक जो ग्राउंड पे, अब तो वो एमएनएस जो एमपीएस जो इलेक्शन जीत कर आए वो अपने हलकों में। अच्छा, ये पीटीआई के हवाले से बात करी ना रुबीना साहिबा, अपना कैमरा चले ठीक है, हम पीटीआई ठीक है, पीटीआई को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे साथ फिरदौस शमीम नकवी साहब इस प्रोग्राम में मौजूद है। रुबीना, फिरदौस साहब, रुबीना कायम खानी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है, उन्होंने आपकी पार्टी के हवाले से बहुत बड़े बड़े सवाल पूछ लिए हैं, तो मैं तो भाई आपसे भी पूछूंगी, पीपल्स पार्टी से भी पूछूंगी और एमक्यूएम जिसको बकायदा कराची का ठेका मिला हुआ था, अब ये समझ ले ठेके का तो मतलब आप समझते हैं ना, मैं सबसे पूछना चाहूंगी कि कौन है जिम्मेदार इस बारिश का। अब मेरे ख्याल से हमारे मुल्क में अफसोस के साथ कहूंगी सब कुछ उल्टा ही चल रहा होता है, तो क्या बेचारे जो कराची के लोग हैं वो अब्रे रहमत बरसने की दुआ भी ना करें, क्योंकि उनके लिए तो जहमत बन जाएगा अब्रे रहमत। आपने जो सवाल पूछा है वो बिल्कुल दुरुस्त है। बात यह कि इस सवाल का बड़ा आसान जवाब भी है और बहुत मुश्किल भी। आपको सिर्फ इदारे ढूंढने, मैं चाहती हूँ आप आसान जवाब दें ताकि तमाम लोगों को समझ आए। कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी, हाँ या नहीं? कूड़ा नहीं उठता तो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जिम्मेदार। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रिपोर्ट किसको करती है? गवर्नमेंट ऑफ सिंध को। सीवरेज का निजाम कराची वाटर सीवरेज बोर्ड की जिम्मेदारी। सीवरेज अगर सड़कों पे नजर आती है, नालों में डाली जाती है, तो किसकी जिम्मेदारी? हुकूमत सिंध की। बसें कौन चलवाता है शहर के अंदर? सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी। सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी किसके अंडर है? सिंध गवर्नमेंट के अंदर। बिल्डिंगें गिरती हैं या नाजायज बिल्डिंगें बनती हैं, कौन कंट्रोल करता है? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी किसके नीचे? सिंध हुकूमत के नीचे। पैसे, फाइनेंस किसके पास है? हुकूमत सिंध के पास। क्या पीएफसी दिया है? नहीं दिया। क्या लोकल गवर्नमेंट को जो पैसे आज से पहले मिलते थे, क्या उस बजट में इजाफा हुआ है हर साल, या बजट कम कर दिया गया है कि उनसे वो तमाम चीजें ले ली गई हैं तो उसकी बुनियाद पे बजट खत्म कर दिया? क्या घरों के टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स लेने का इख्तियार लोकल गवर्नमेंट के पास है या सिंध गवर्नमेंट लेती है? क्या एक्साइज ड्यूटी, मोटर व्हीकल टैक्स, जो शहर के अंदर जो रेस्टोरेंट्स पे सर्विस टैक्स है, वो टैक्स किसने, कौन जमा करता है और कितना लोकल गवर्नमेंट को दिया जाता है, वो बता दें। इस सूबे के अंदर पीएफसी आखिरी दफा कब दिया था? 2007 में दिया था। मैं क्या चीजें गिनाता जाऊं कि जिसकी वजह से कराची और पूरे सूबे के हालात खराब है। जहां तक जमीन पे नजर आने की बात है, ये इनसे हमें सर्टिफिकेट चाहिए नहीं। हमारी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जाएगा लोग इलेक्ट नहीं करेंगे, जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की नुमाइंदगी नहीं करेगा उसको इलेक्ट नहीं करेंगे। इसकी वजह से, क्योंकि कराची में पीपल्स पार्टी कभी नजर नहीं आती, इसलिए उनको इलेक्ट नहीं किया जाता इन्हीं की लॉजिक के लिहाज से। तो जो नजर आएगा, जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा। आप अच्छा काम कर लेते तो आपको फिक्र क्या होती? आप तो अपना घर लियारी भी हार गए, तो इसके माने आपने लियारी में भी कोई काम नहीं किया। मुझे ना इनको अच्छा, नकवी साहब, मैं आपकी पूरी बात सुनना चाह रही थी। ये पीपल्स पार्टी वाले ये इल्जाम भी लगा रहे हैं कि मसला ज्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि जी मानसून के मौसम में तरक्याती काम शुरू करवा दिया गया। ये कह रहे हैं कि जी क्या तहरीक इंसाफ वालों ने तरक्याती काम के लिए इसी मौसम का इंतखाब करना था? इसका जवाब मैं आप दोनों से लूंगी कि आखिर क्या मामला है, कि वाकई ऐसे, और अगर ऐसे तो वाकई फिर आप लोगों को मानसून के मौसम में तरक्की क्यों याद आई कराची की? ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, मेरे साथ दोनों मेहमान मौजूद हैं, फिरदौस शमीम नकवी साहब और रुबीना कायम खानी साहिबा। आप दोनों का दोबारा बहुत शुक्रिया। ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक सवाल छोड़ गई थी, दोनों मेहमानों के लिए सवाल दोहरा देती हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी बोल न्यूज़ ट्यून इन किया। अच्छा जी रुबीना साहिबा, आप लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी कराची में जो बारिश का पानी है इससे लोगों को मसला इसलिए भी ज़्यादा हो रहा है क्योंकि पीटीआई रहनुमाओं ने मानसून के मौसम में तरक्याती काम शुरू करवा दिए।
अब मैम इसका जवाब मैं नकवी साहब से भी लूँगी कि आखिर मानसून में तरक्याती काम शुरू करने की क्या ये मंतक थी, क्या ज़रूरी था। लेकिन ये मसला तो पिछले कई सालों से है। अब पिछले सालों का इल्ज़ाम आप किसे देंगे? देखिए फ़िज़ा, मैं ये तो एक बात तय है कि पीटीआई का जो जमात का, अगर फिरदौस शमीम नकवी साहब को बुरा ना लगे तो आईक्यू लेवल थोड़ा कम है, इनको देर से बात समझ आती है। सिंध हुकूमत पहले कहती रही कि जो है वो कोरोना में जो है हमें की वबा में बिल्कुल हमें स्ट्रिक्टली लॉकडाउन करना चाहिए। उस वक्त जो है हमें सब लोग जो है वो तनकीद का निशाना बनाते रहे, लेकिन आखिर उसी पॉइंट पे आना पड़ा कि हाँ लॉकडाउन ही इसका हल है। उससे पहले हम शोर मचाते रहे कि डेवलपमेंट फ़ंड जो है, जैसे ही पीटीआई की हुकूमत आई थी इन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि सिंध का जो है वो डेवलपमेंट का फ़ंड जो है वो बंद कर दिया। और जो आप पुरानी स्पीचेस भी सुन सकते हैं पिछले लास्ट 2 ईयर्स की, और उससे पहले भी सिंध के साथ जो है वो ज़्यादती होती रही है बजट के मामले में कि जो हमारा एक जो हमारा राइट है वो हमें नहीं मिलता। लेकिन अब अगर इन्होंने डेवलपमेंट फ़ंड भी दिए और फिर वो काम भी शुरू करवाया तो ये मेरे ख्याल से वक्त का तयन नहीं कर पाते, इनको देर से समझ आती हैं कुछ चीज़ें। आई डोंट नो इनका होमवर्क ही नहीं था या क्या इनके साथ प्रॉब्लम है जो इनको हुकूमत में आने के बाद जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझ नहीं आ रही। आप और हम खुद देख रहे हैं रोज़ाना इनका जो है वो आए दिन स्टेटमेंट्स भी होते हैं, खुद इमरान खान साहब के भी खुद। और फिर अगर कराची की बात भी कर रहे हैं हम, तो आप देखें तो कराची ठीक है, हम मानते हैं कि सिंध में हमारी हुकूमत है, लेकिन जो मैंडेट कराची के लोगों ने दिया है वो एमक्यूएम के पास रहा है। और अगर पिछले 12 सालों में या उनसे भी पहले अगर काम नहीं करवाया तो एमक्यूएम से कोई क्यों नहीं क्वेश्चन किया जाता, क्यों उन्होंने अपने साथ जो है उस जमात को अपने साथ फेडरल में बिठाया हुआ है, क्यों जो है उनको साथ लेके जो जिनके लिए कहते थे कि हम कभी भी इनसे हाथ नहीं मिलाएंगे, या एक ये दहशतगर्द जमात है, या कराची का जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब करने में एमक्यूएम का हाथ है। तो ये सारे इल्ज़ाम तो पीटीआई के लोग लगाते रहे, लेकिन आज उनके साथ ही बैठे हुए। तो जो बातें इन्होंने की कोलो फेल में इनके सॉरी मैं आपकी बात नहीं काटना चाह रही थी, लेकिन आपने भी एमक्यूएम के हवाले से बात की, पीछे वालों को एमक्यूएम से सवाल पूछना चाहिए। लेकिन आपके जो चेयरमैन है बिलावल जरदारी साहब, वो भी तो कुछ अरसा पहले आपको याद होगा कि वो इनकी गवर्नमेंट गिराने के लिए उसी एमक्यूएम की तरफ देख रहे थे और उसी एमक्यूएम से फेवर चाह रहे थे। तब एमक्यूएम अच्छी थी। चले बल्कि मैं नकवी साहब आपकी तरफ आती हूँ, इसका जवाब है रुबीना। नहीं फिजा, एक चीज़ में एक बात अगर अभी रिसेंट भी अगर आपने चेयरमैन साहब की स्टेटमेंट सुनी होगी, हाँ नहीं बिल्कुल भी नहीं, हमने कभी ये कोशिश नहीं की कि हुकूमत गिराएं, हमने कभी ये कोशिश नहीं की कि जो एक जमहूरी प्रोसेस के थ्रू अगर कोई हुकूमत आई है तो हमने कभी भी जो है इस तरह के वो चालें नहीं। अच्छा चलें ठीक है, आपका पॉइंट आ गया कि आपने कभी कोशिश नहीं की। नकवी साहब पता नहीं फिर आपको तो आपका तो आईक्यू लेवल वो कह रहे हैं कि काम है कि आप लोगों को बातें देर से समझ आती, तो फिर क्या मेरे तो इसका मतलब मुझे तो सुनाई ही गलत दिया कि अगर मेरी जरा फिर इस्लाह कर दें कि अगर ऐसा कभी बिलावल ने कहा ही नहीं तो मुझे क्यों लगा कि ऐसा कहा था। बहुत सी बातें कही नहीं जाती और कई कुछ बातें कह भी दी जाती हैं। पहले 3 माह पहले उन्होंने मेयर को जब बुलाया था एक इफ्तिताह के मौके के ऊपर, जो शहीद मिल्लत रोड का अंडरपास था उसके ऊपर उन्होंने बाकायदा दावत दी थी कि आओ हमारे साथ मिलो, इनके साथ क्यों गिरा दो। मैं तो मौका भी बता रहा हूँ, स्पीच बता रहा हूँ, तारीख भी बता रहा हूँ, आप तो जगह भी बता रहे हैं। बिल्कुल इसके काफी सारे सबूत देता हूँ। पहली चीज, पूरा बजट एनएफसी अवार्ड के बाद फिक्स है कि सिंध का शेयर पाकिस्तान का जितना टैक्स कलेक्ट होता है उसमें 14.4% है। कोई भाई का लाल जो है इस पैसे को काट नहीं सकता, वफाक तो स्टेट बैंक से पैसा आता है। ये खुद इनकी 18वीं तरमीम के अंदर एनएफसी अवार्ड को प्रोटेक्शन दी गई है, जिसके ऊपर हम एजिटेट कर रहे हैं, हम उससे एग्री नहीं करते। लेकिन आज की तारीख तक महीने में 2 दफा 17 तारीख को और महीने के आखिरी दिन पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जितना पैसा जमा होता है हर सूबे को जो एनएफसी अवार्ड में लिखा हुआ है उसके लिहाज से दे दिया जाता है। इसलिए ये मुमकिन नहीं है कि किसी सूबे का फंड वफाक इस वक्त रोक सके। दूसरी बात जो इनकी नॉलेज के लिए कहना चाहता हूँ, जो रोना ये रो रहे हैं कि वफाक पैसे नहीं देता सूबे को, वही बल्दियाती निज़ाम रोना रो रहा है।
कि सूबा जो है वो पैसे नहीं देता। NFC अवार्ड तो मौजूद है, बीबी मुझे बता दें कि 2007 के बाद कोई PFC अवार्ड हुआ या नहीं हुआ। तीसरी बात, जो बात करती हैं कि डेवलपमेंट हुआ, मैं इनको सलाम करता हूँ, कम से कम सच तो बोला इन्हीं ने, 2 दफा सलाम करता हूँ। ये तो माना कि वफाक कराची के अंदर तरक्याती काम कर रही है और इतने काम कर रही है कि पूरे शहर में अगर बारिश का पानी जमा हुआ तो वो इसलिए जमा हुआ कि वफाक इतने ज्यादा काम कर रही थी मानसून के जमाने में कि वो हुआ। अच्छा, वो कामों की फहरिस्त बता दें जो मानसून के जमाने में हमने काम किए। इससे के जो पुल थे जिनका जिक्र हम करते हैं, जो मंगपुई रोड जिक्र करते हैं, जो निश्तर रोड का करते हैं, तो उसका इफ्तिताह जो था वो मार्च के महीने में हो चुका था। मानसून कब आती है? जुलाई में आती है। इनको शायद पता नहीं, इसीलिए ये नाले की सफाई जुलाई के महीने में शुरू करते हैं। अप्रैल, मार्च और मई के दरमियान जब इन्हें सफाई करनी चाहिए थी, नहीं किया। IQ मेरा लो है, काम इनका दुरुस्त नहीं है। जिस तरफ आप लेके जाना चाहें ले जाइए। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपना IQ बेहतर करूं, लेकिन ये अल्लाह मियां की देन होती है, सबको नहीं मिलती, और खास तौर पे बिलावल भुट्टो को तो बिल्कुल नहीं। नकवी साहब आपका पॉइंट आ गया, ठीक है जी। रूबीना, अगर आप नकवी साहब की किसी बात का जवाब देना चाहें वो भी दे सकती हैं। मेरे पास आखिरी 2 मिनट है। मैं आपसे सवाल भी जानना चाहूंगी कि बारिश के बाद होने वाले जो मसाइल हैं वो आइंदा ना हो, इसके लिए कोई प्लान आप लोगों ने तरतीब दिया या इसके लिए भी आपने पहले से सोच रखा है कि अगर कुछ नहीं होगा तो हम कह देंगे कि इसकी जिम्मेदार जो है वफाकी हुकूमत है, PTI है या फिर MQM है? मेयर साहब से पूछा जाए। देखिए, मैं ये कहूँगी फ़िज़ा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल अपना काम कर रही है और आपने देखा भी होगा। अब मैं ये एक हमेशा, क्योंकि कराची को या सिंध को या मतलब इसी तरह जो है वो सिंध की चीज़ों को या सिंध इश्यूज़ हैं, बिल्कुल पूरे मुल्क में हैं, लेकिन स्पेशली जो है क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैठी हुई है तो उसको ज़्यादा थोड़ा सा टारगेट किया जाता है। लेकिन अगर आप देखें, हमने ख़ुद में कैमरा लेके गए हैं। अभी अगर आप पेशावर की बात करते हैं या लाहौर की बात करते हैं तो हमने सारे हालात वहाँ के भी दिखाए, बल्कि यहाँ से वर्स्ट हैं। हम तो बहुत अच्छे हैं, हमने नालों की सफाइयाँ करवाई हैं, हमने बजट भी दिया है, हम कराची के मेयर को लेके भी चल रहे हैं, ख्वाह वो MQM हो भले जो भी हो, लेकिन हम चाहते हैं कि एक कलेक्टिव एफर्ट हो। चाहे हम तो PTI के लोगों को भी जो पहले बहुत हर जगह नजर आते थे, अब घरों में छुप के बैठे, हम तो कहते हैं कि आए हमारे साथ आए, लेके को चले तो सही है। नहीं, मतलब हम तो लेके चलते ही हैं। हमने, आप देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर पुरानी रिवायत भी देखें तो हमने तो नवाज शरीफ को भी लेके चले हैं, अगर उनको भी ऑन पेज लेकर आए। वो अगर आपको 2008 का जो इलेक्शन अगर याद हो तो उसमें तो बाइकआउट कर रहे थे नवाज शरीफ, लेकिन हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि नहीं, इनको इलेक्शन का आप लोग इतने बड़े दिल के लोग हैं, आपकी पार्टी का इतना बड़ा दिल है, इतना बड़ा ज़र्फ है कि आप सबको लेके चलते हैं, आप उनको भी साथ लेके चलने के लिए तैयार होते हैं। माजी में अपना जाने क्या क्या कहा था कि सड़कों पर घसीटेंगे, यहाँ घसीटेंगे, वहाँ घसीटेंगे, तो इमरान खान साहब से क्या मसला है? उनकी हुकूमत के साथ क्यों नहीं चल रहे? वो उस मामला पे भी आप लोग एक पेज पर नहीं आते जो मुल्क के मुफाद में जाते हैं। बस लास्ट अपना कमेंट दे दीजिए, फिर मुझे क्लोजिंग पे जाना। बिल्कुल फ़िज़ा, हम तो बिल्कुल यही कहते हैं कि अगर ये इनमें सेंस है और अच्छी तरह से चलाना चाहते हैं, हम बिल्कुल इनका साथ देंगे, लेकिन ये इश्यूज़ पे बात ही नहीं करते। ये चलना कहाँ होता है, चलते दूसरी तरफ है, अपोजिट साइड पे है, तो ये अपनी लाइन तो सही लें ना। तो हम बिल्कुल अगर ये सीधे इस रास्ते पे चलेंगे तो हम इनके साथ हैं। अगर ये आप कहते हैं अपनी लाइन सही लेते हैं तो हम इनके साथ भी चलने के लिए तैयार है। पीपल्स पार्टी PTI के साथ चलने के लिए तैयार है, आपका ये कहना था रूबीना साहब। ठीक है जी, नकवी साहब, रूबीना साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा जी इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।